स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियो ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी ग्रामर का टॉपिक है भाषा, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि जो है दाई से बाई ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए है रोमन लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्ट लिपि, ऑप्शन सी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी है फारसी लिपि। तो कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? तो फारसी लिपि जो है वह दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फारसी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, देवनागरी लिपि क्या है? ऑप्शन ए है अक्षरात्मक लिपि है, कि वर्णात्मक लिपि है, कि चित्र लिपि है, कि सूत्र लिपि है। तो देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि रोमन लिपि क्या है? ऑप्शन ए है सूत्र लिपि, ऑप्शन बी है चित्र लिपि, ऑप्शन सी है वर्णनात्मक लिपि, ऑप्शन डी है अक्षरात्मक लिपि। तो रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि जो है वह एक वर्णनात्मक लिपि है। रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, भारत की प्राचीन लिपि क्या है? भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? यानी प्राचीन मतलब पुरानी लिपि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी है संस्कृत लिपि, ऑप्शन डी है रोमन लिपि। तो भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की जो प्राचीनतम लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है संस्कृत लिपि, ऑप्शन बी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी है रोमन लिपि, ऑप्शन डी है चीनी लिपि। तो मैंने आपको हिंदी ग्रामर के पहले वाले वीडियो में ये सब बताया था कि हिंदी किस लिपि के अंतर्गत आता है। फिर भारत की प्राचीनतम लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। और भारत का प्राचीनतम भाषा क्या है? तो संस्कृत है। और हिंदी की लिपि जो है वह एक देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। हिंदी के साथ साथ नेपाली, मराठी, संस्कृत ये सभी भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आते हैं। फिर देखिए नीचे वहीं अगला वाला क्वेश्चन है कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली ये सभी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। और इसके साथ साथ प्राकृत भाषा भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, ये सभी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन सी है रोमन लिपि, ऑप्शन डी है गुरुमुखी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो मैंने हिंदी ग्रामर के पहले वाले वीडियो में बताया, दूसरे वाले वीडियो में बताया था कि सबसे प्राचीनतम लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। और इसके बाद आया गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि के बाद आया कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि के बाद आया देवनागरी लिपि। तो देखिए इन ब्राह्मी, गुप्त और कुटिल लिपि में कौन सा नाम दिया है? तो ऑप्शन पे ए दिया है ब्राह्मी लिपि, इसलिए देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हमने भाषा से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। चलिए अब हम वर्ण के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं एग्जाम में बिहार बोर्ड के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है मूर्धा, और ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो वर्ण का क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो एक आप ट्रिक याद कर सकते हैं, KTM 2 कंठ का उच्चारण के मतलब कंठ से, कवर्ग का उच्चारण कंठ से, फिर है कि चवर्ग का उच्चारण, चवर्ग का उच्चारण टी से क्या हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा, टी से तालु। और फिर इसी तरह टी के बाद क्या है? एम मतलब होता है मूर्धा, एम मतलब होता है मूर्धा होता है। और चवर्ग के बाद क्या आता है? टवर्ग, तो टी से टवर्ग का हो जाएगा उच्चारण स्थान मूर्धा। फिर एम के बाद क्या है? डी, तो डी से क्या हो जाएगा? दंत, डी से हो जाएगा दंत। और चवर्ग के बाद आता है
चवर्ग के बाद आता है तवर्ग, तो तवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, डी से दंत। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, डी से दंत। और तवर्ग के ही अंतर्गत द आता है, इसलिए द का उच्चारण स्थान दंत होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और डी के बाद क्या है ट्रिग में, तो ओ है, तो ओ से क्या होता है ओष्ठ, ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो तवर्ग का के बाद क्या आता है पवर्ग आता है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, और ओष्ठ ओ से ओष्ठ। तो पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द का उच्चारण दंत से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है? ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी है ग, ऑप्शन सी है ल, ऑप्शन डी है। तो कौन सा अघोष वर्ण है? तो च जो है वह एक अघोष वर्ण है, च जो है अघोष वर्ण है। तो देखिए कंपन के आधार पर 2 वर्ण होते हैं, घोष और अघोष। कंपन के आधार पर 2 वर्ण होते हैं, घोष और अघोष। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन होता है उसे हम लोग घोष कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन जो है कंपन नहीं होता है उसे हम लोग अघोष कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन होता है उसे हम लोग घोष कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था 2 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो च के उच्चारण में कोई भी कंपन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण हो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वह अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का, यानी वर्ग मतलब क्या? तो कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया। 5 वर्ग होते हैं, तो पांचों वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वह अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे कवर्ग में के क और ख अघोष वर्ण है, चवर्ग में के च और छ अघोष वर्ण है, टवर्ग में के ट और ठ अघोष वर्ण है, और तवर्ग में के त और थ अघोष वर्ण है, और पवर्ग में का प और फ अघोष वर्ण है। और यदि हम लोग घोष वर्ण का बात करें, घोष वर्ण का, तो घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आते हैं। जैसे कवर्ग का ग, घ, अंग, चवर्ग का ज, झ, य, टवर्ग का ड, ढ, न, फिर तवर्ग का त, ध, न, फिर पवर्ग का ब, भ, म। ये जो हैं तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर ये घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ य, र, ल, व और ह भी जो है अघोष वर्ण, ये संघोष वर्ण के साथ आते हैं। तो घोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, और य, र, ल, व और ह भी आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है अगला क्वेश्चन कि स का उच्चारण स्थान क्या है? तालाबी स का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ये जो स है इसको तालाबे स बोलते हैं। तो तालाबे मतलब तालू, तो इसलिए तालाबी स का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालू। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, क्योंकि इसको हम लोग तालाबे स कहते हैं और तालाबे मतलब तालू, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालू। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर अगला क्वेश्चन है कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो बड़ी ई का उच्चारण स्थान होता है तालू। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालू होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है ओष्ठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है मूर्धा। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ल का उच्चारण स्थान होता है दंत। ल का उच्चारण स्थान होता है दंत। जब आप ल का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जिह्वा है वह दंत से स्पर्श करती है, यानी दांत से स्पर्श करती है, इसलिए दंत होता है इसका उच्चारण स्थान। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 13। तो हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? तो ह्रस्व स्वर होते हैं अ, छोटी ई और छोटा ऊ और फिर से री, जो है ये सभी ह्रस्व स्वर है। इनको हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं या फिर इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान में एक मात्रा का समय लगता है। तो लघु स्वर की संख्या जो होती है 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी लघु स्वर हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है कि मूर्धा है कि ओष्ठ है कि कंठ है? तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया अभी तुरंत ही कि घोष वर्ण वे होते हैं जो सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होते हैं। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है वह घोष वर्ण होता है। जैसे क वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया ग और घ और अंगा। च वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया ज, झ, य। इसी तरह देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, तो स है, फिर ह है, फिर अ है, फिर ज है। तो मैंने आपको अभी बताया कि च वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, तो ज होता है। तो इसलिए ज जो है वह एक घोष वर्ण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन ए है प, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी है ज, ऑप्शन डी है ख। तो मैंने आपको बताया कि क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में ख है, इसलिए 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ख जो है वह उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। तो हिंदी वर्ण में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्ण में अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ वर्ण, तो य, र, ल और व जो है ये चारों अंतस्थ वर्ण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए है संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी है अर्ध स्वर, ऑप्शन सी है व्यंजन, ऑप्शन डी है अर्ध व्यंजन। तो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो य जो है यह एक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी य को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, तो प वर्ग के अंतर्गत भी म आता है, इसलिए म का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है। य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है, तो अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि यर अलावा जो है यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है कि मूर्धा है कि कंठ है कि ओष्ठ है। तो घ जो है वह कवर्ग के अंतर्गत आता है। घ कवर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो ज जो है वह चवर्ग के अंतर्गत आता है, और चवर्ग को हमने बताया कि तालु से उच्चारण होता है चवर्ग का, इसलिए ज का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्शी व्यंजन की टोटल संख्या 25 होती है, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, इसलिए 5 वर्ग में 25 अक्षर हो जाएंगे। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो है ये किस व्यंजन के वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।